आज व्यू 360 में फिनलैंड और स्वीडन की नेटो इत्तेहाद में शमूलियत का मामला, रूस और नेटो ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल है, और दर्जा हरारत में इजाफा, ग्लेशियर्स का पिघलना, पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां। अचानक से हमारे घर से सामान निकाला, पीछे से ही पानी आ रहा था, सब कुछ खत्म, बर्बाद किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। फिनलैंड ने कहा है कि वो मगरबी ममालिक के दिफाई इत्तेहाद नेटो में जल्द अज जल्द शमूलियत के हक में है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फिनलैंड के सदर और वज़ीर आज़म का कहना है कि नेटो का रुकन बनने के लिए उन्हें फौरी तौर पर दरख्वास्त देने की ज़रूरत है। फिनलैंड और रूस के दरमियान 1300 किलोमीटर से भी तवील मुश्तरका सरहद है। दूसरी तरफ रूस ने खबरदार किया है कि स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत के संगीन नताइज बरामद होंगे। फिनलैंड का कहना है कि इसके इत्तेहाद में शामिल होने की वजह रूस का रवैया है। Unpredictable behavior of Russia. रूस का गैर मुतवक्को रवैया सर पर मंडलाने वाला एक मसला है। रूस के अंदर गैर रवायती हथियारों जैसे जौहरी और कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के बारे में काफी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू हो रही है। फिनलैंड की नेटो के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी करीबी और वसी है। पिछले महीनों के दौरान नेटो में रुकनियत के हवाले से फिनलैंड में अवामी हिमायत में इजाफा हुआ है, जो अब 70% के करीब है। राय आमा के जायजों में भी इस बारे में वसी अवामी हिमायत का इजहार किया गया है। फिनलैंड की सियासी जमातों ने मुकम्मल गौर फिक्र के बाद इसके हक में फैसला दिया है। इस पर अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने जुमेरात को एक इंटरव्यू में कहा है कि फिनलैंड की नेटो में शमूलियत एक तारीखी फैसला होगा। उन्होंने मजीद कहा कि फिनलैंड को इस फौजी इत्तेहाद में जम करना मुश्किल नहीं होगा। रूस ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि फिनलैंड की नेटो में शमूलियत की कोशिश एक मुखासमाना इकदाम है, जिससे यकीनी तौर पर उसकी अपनी ही सलामती को खतरा लाहक होगा। फिनलैंड की दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत की कोशिशों पर और क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, इस पर मजीद जानते हैं मोना काज़िम शाह से। मोना, किस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है अमेरिका से और बाकी ममालिक की तरफ से अब तक इस पूरे इकदाम पे और रशिया के रिएक्शन पे इस पे? जी असद, फिनलैंड की जल्द नेटो में शमूलियत की कोशिश के हवाले से रूस का कहना है कि इस पर वो जवाबी इक़दाम कर सकता है। रूस की वजारत ख़ारजा ने कहा है कि नेटो के इल्हाक से हेलसिंकी के साथ रूस के ताल्लुकात ख़राब होंगे, जिससे ख़ित्ता गैर मुस्तहकम हो सकता है। उधर फिनलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने भी इस खदशे का इजहार किया है कि रूस जौहरी और कीमियाई हथियारों जैसे गैर रिवायती हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि वो फिनलैंड के रहनुमाओं की जानिब से फौजी इत्तेहाद या नेटो में रुकनियत के लिए दरख्वास्त देने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। नेटो के ममालिक के दीगर रहनुमा भी फिनलैंड के रहनुमाओं के इस ऐलान का खैर मकदम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर यह बहस भी जारी है कि अगर ये दोनों मुल्क नेटो का हिस्सा बन जाएं तो आया यूरोप महफूज हो जाएगा या उसकी सिक्योरिटी को मजीद खतरात लाहक होंगे। कई दहाइयों से फिनलैंड और स्वीडन अपनी गैर जानिबदार पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। अब ये मुल्क अपनी सिक्योरिटी के बारे में क्यों परेशान है और रूस क्यों नेटो में उनकी शमूलियत पर बरहम हो रहा है, इस बारे में तफसीलात इस रिपोर्ट में। कई दहाइयों तक, यहाँ तक कि सर्द जंग के उरूज के दौरान भी फिनलैंड मोहतात अंदाज से गैर जानिबदार रहने की अपनी पॉलिसी पर अमल पैरा रहा, जबकि नेटो और रूस के दरमियान यूरोप में बालादस्ती के लिए मुकाबला जारी था। लेकिन अब चंद ही महीनों में हालात बदल गए हैं। फिनलैंड नेटो में शमूलियत के बहुत करीब है। ये वाज़ेह है कि जब से रूस ने यूक्रेन में जंग शुरू की है, सब कुछ बदल गया है और हमें अब अपने कौमी मफाद के मुताबिक फैसले करने होंगे। फिनलैंड और उसकी आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है? हम मगरिब का हिस्सा हैं और अब आप देख सकते हैं कि नेटो की रुकनियत एक लिहाज से हमारे मगरिब में जम होने को हतमी शक्ल देता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से राय आमा बदल गई है। पिछले साल के आखिर में फिनलैंड की 1/4 आबादी ने नेटो में शमूलियत की हिमायत की। ताज़ा तरीन सर्वे से पता चलता है कि 76% अवाम अब इस इत्तेहाद में शामिल होने के हक में हैं। हम ऐसे नाकाबिले एतबार हमसाया मुल्क के साथ इस तरह नहीं रह सकते जिस तरह हम रहते रहे हैं, और इसीलिए नेटो ही वाहिद ऑप्शन है जिसे हम सिक्योरिटी के हल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जोग्राफियाई हक़ाइक़ पर नज़र डालें तो हम रूस का वाहिद गैर नेटो पड़ोसी मुल्क हैं जिस पर अब तक हमला नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये वजह काफ़ी है कि हमें नेटो में क्यों शामिल होना चाहिए। मुझे रूस पर भरोसा नहीं है। फिनलैंड स्वीडन के साथ नेटो की मुश्तरका रुकनियत की दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। स्वीडन ने अब तक अपनी गैर वाबस्ता हैसियत को भी बरकरार रखा हुआ है।
नेटो इत्तेहाद ने वाज़ेह कर दिया है कि मुमकिना तौर पर अगले चंद महीनों में फिनलैंड और स्वीडन का बतौर मेंबर पुरतपाक खैर मकदम किया जाएगा। दोनों ममालिक यूरोपीय यूनियन के रुकन हैं। उनकी अफवाज बाकायदगी से नेटो की फौजी मशकों में हिस्सा लेती रही है और कुतुब शुमाली के शदीद सर्द मौसमी हालात में जंग की महारत रखती है। वो बाल्टिक और शुमाली यूरोप में जहां रूस की बड़ी तादाद में फौजी मौजूदगी है, नेटो इत्तेहाद को नुमायां तौर पर मजबूत करेंगी। ये मुस्तकबिल में इत्तेहादियों की नॉर्डिक अक़वाम का एक बड़ा ग्रुप होगा और इसकी अपनी एक हैसियत है। दूसरी तरफ फौजी सलाहियत और तजुर्बा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक जदीद काबिल दिफा क़ुव्वत है जिस पर हम सालों से काम कर रहे हैं। रूस पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल हुए तो इसे फौजी तकनीकी रद्द-ए-अमल कहा जाएगा और रूस कैलिनिनग्राड इलाके में जौहरी हथियार भी नस्ब कर सकता है। लेकिन लगता है कि इस तरह की धमकियों का उल्टा असर हुआ है। रूस ये धमकी ऐसे दे रहा है जैसा हमने सर्द जंग के दौरान भी नहीं देखा था, जो कि तशवीश का बायस है। और ये फिनलैंड की सियासी अशराफिया की जानिब से ये बात खुल्लम खुल्ला कहने की वजह में से एक है कि फिनलैंड की दिफाई सलाहियतें यकीनन मजबूत हैं, लेकिन हम कभी भी मजबूत जौहरी दफाई निज़ाम तैयार नहीं कर सकेंगे। इसलिए वाहिद रास्ता नेटो में शामिल होना ही है। यूक्रेन पर हमले से कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नेटो से मुतालबा किया था कि वो मशरकी यूरोप से अपनी अफवाज वापस बुलाए। इसके बजाय नेटो इत्तेहाद नए अराकीन साथ मिलाने के लिए तैयार नजर आता है। चंद माह में ही इन दोनों ममालिक की सिक्योरिटी और दफाई पॉलिसी पर सोच में यकसर तब्दीली को यकीनन पुतिन की एक और स्ट्रेटेजिक नाकामी के तौर पर देखा जाना चाहिए। फिनलैंड और स्वीडन के लिए नेटो की रुकनियत इसके स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र में एक बड़ी तब्दीली की नुमाइंदगी करेगी। जब से इसने 1917 में रूस से आज़ादी का ऐलान किया, फिनलैंड एक गैर जानिबदार गैर वाबस्ता मुल्क रहा है। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले ने और अपने मशरकी हमसाए से हमले के ख़तरे ने इस मुल्क को अपनी सलामती पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर दिया है। फिनलैंड की वजारत ख़ारजा के मुताबिक 76% अवाम फिनलैंड की नेटो में शमूलियत के हक़ में हैं। बहुत शुक्रिया मोना इस हवाले से हमें अपडेट करने का। अब बात करते हैं कुछ ग्लोबल वार्मिंग की। इस साल मार्च और अप्रैल के महीनों में पाकिस्तान और भारत में गैर मामूली दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, यानी सर्दियों के बाद बहार की बजाय एकदम सख्त गर्मी। हाल ही में शाया होने वाली एक तहकीक में माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि जिस तेज़ी से माहौलियाती तब्दीली जारी है, सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। पाकिस्तान में जिस रफ्तार से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात की निशानी के तौर पर सामने आ रहे हैं, चंद दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले से शाराय कराकरम का एक अहम पुल भी पानी में बह गया। गिलगित और हुंजा को मिलाने वाले इस वाहिद पुल के टूटने से मुकामी आबादी किन मुश्किलात का सामना कर रही है, जानते हैं कमर वजीर की इस रिपोर्ट में। जब हमारे घर के नीचे पानी आ रहा था, हमें मतलब जहन में हमारा नहीं आ रहा था कि हम घर से सामान निकालें। जो लोग आ रहे थे हम उनको वापस कर रहे थे कि नहीं, हमारे घर को कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये कुदरती आफत है, हम क्या कर सकते हैं। अचानक से हमारे घर से सामान निकाला, पीछे से ही पानी आ रहा था, सब कुछ ख़त्म बर्बाद किया है। हमारे यहाँ पे 16-17 घराने बहुत मुतासिर हुए, ख़ासकर 6 घराने आपको पता है दरिया बुर्द हो चुके हैं। यहाँ पे कोई 9 घराने वो सारे बेसर मदद, किसी का कोई सहारा नहीं है, इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। मैं एक लड़की हूँ और मेरी बहनें हैं इधर। मेरे भाई छत पे भी बैठेंगे, वो बाहर भी सोएंगे, लेकिन मैं एक टेंट में नहीं बैठ सकती हूँ। मेरे लिए ज़्यादा मसला है, बच्चों के लिए मसला है। अगर आपको कोई हल निकालना है तो आज निकालें। ये ब्रिज हमारे लिए वाहिद सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी, क्योंकि इस ब्रिज के थ्रू हम अपने ऑफिस के लिए अलीबाद जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, कोई परचेजिंग करनी हो, खुदनोश अशिया, सब के लिए वाहिद हमारा सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये ब्रिज थी। आज हम इस ब्रिज की वजह से बहुत मुश्किलात में। बेसिकली यहाँ पर क्योंकि ये 1971 में ब्रिज बना था, इसकी लाइफ जो है वो 30 ईयर्स होती है और अपनी लाइफ से ज़्यादा 50 ईयर्स हो गए थे। सेकंड ये है कि क्योंकि 3 साल से ये डिज़ास्टर आ रहा था और ये कंटिन्यूस डिज़ास्टर है, क्योंकि वो ग्लेशियर लेक से पानी आउटबर्स्ट होता है। इस साल उसकी वेलोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, बट ये एक इवेंचुअलिटी, एक ये डिज़ास्टर आ चुका है। अब हम इसको पोस्ट डिज़ास्टर मेजर्स ले रहे हैं। हमारे पास एक अल्टरनेटिव रूट मौजूद है जिस पे छोटी गाड़ियों से लेकर कोस्टर्स तक गाड़ियां जा सकती हैं और 24/7 ओपन है, एक मेटल रोड है। इस वक्त हमें
نہ فیول شارٹیج ہے، نہ ویٹ کی شارٹیج ہے، نہ کموڈیٹیز کی شارٹیج ہے، کیونکہ الٹرنیٹیو روٹ سے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں. اور اس وقت ٹورسٹ کو، سیڈانس کو، کوسٹرز کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ 24/7 روڈ اوپن ہے. ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بیسیکلی 3 برجز پہ کام کر رہے ہیں. ایک آئرش کاز وے ہے جس میں پین اسٹاک کے تھرو 1 ہفتے کے اندر ہم وہ برج انسٹال کر دیں گے. اس میں سے چھوٹی سی میڈیم گاڑیاں جو کہ ابھی الٹرنیٹیو روٹ سے جا رہی ہیں وہ یہاں سے گزر سکیں گی. اس کے علاوہ جو کمپیکٹ 200 بیلی برج ہے وہ 2 سے 3 ہفتے یا میکسیمم 4 ہفتے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا. اس سے جو مین ہماری ٹریفک ہے وہ ریسٹور ہو جائے گی. جو ایکچوئل برج بن رہا ہے اس میں 6 سے 8 مہینے لگیں گے. بیسیکلی ابھی تو اس وقت پراپر ٹریڈ سٹارٹ نہیں ہوئی کیونکہ جو آلریڈی کنٹینرز ہمارے پاس آئے تھے وہی واپس جا رہے ہیں اور ٹریڈ کچھ عرصے میں پراپرلی ریزیوم ہوگی. کیونکہ جو ٹریڈ ہے وہ کانٹریکٹ لیس ٹریڈ ہے، وہ اوپن ہی 1 اپریل کو ہوئی تھی. تو اس سے پہلے وہ جب پراپر ٹریڈ ریزیوم ہوتی ہے، کیونکہ چائنا کی جو کووڈ پالیسیز ہیں بڑی اسٹرکٹ ہیں اور ہم انہی کی پالیسیز کو فالو کر رہے ہیں، تو اس کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمارا کمپیکٹ برج انسٹال ہو جائے گا اور ہمارے پاک چائنا ٹریڈ کا اس پہ اس برج کی وجہ سے کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا. اب کیا ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا کوئی ازالہ ہے؟ اسے ریورس کرنے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ رافع عالم انوائرمنٹ لائر ہیں اور اس وقت لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. رافع، یہ جو ہیٹ ویو پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کو اس سال شدید متاثر کر رہی ہے، اس کے بارے میں ماہرین تو کئی سال سے بتا رہے تھے. آف کورس آپ نے بھی اس پروگرام میں بھی کئی دفعہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا. تو ماحولیاتی تبدیلی سے مزید اب آگے ہم کیا کر سکتے ہیں جس کے لیے عوام کو ہو کیا سکتا ہے اور عوام کو کس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ جی، موسمی تبدیلی تو اب آ گئی ہے. جی اس وقت 2020 میں ہم تقریباً آن ایوریج 1 ڈگری سینٹی گریڈ پری انڈسٹریل لیول سے زیادہ گرم ہے گلوبلی، لیکن یہ ایوریج ٹیمپریچر ہے. کراچی میں تقریباً 2.5 سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو چکا ہے اور یہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس وقت ہم پوری دنیا میں ہیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں. نارتھ امریکہ میں ہیٹ ویو ہے، میکسیکو میں ہیٹ ویو ہے، چین میں، جاپان میں، ایسٹ ایشیا میں بھی ہیٹ ویوز ہیں. لیکن پاکستان اور انڈیا میں جو ہیٹ ویوز ہیں یہ دنیا میں سب سے اب گرم ممالک ہیں. the hottest in the world. اس سے دیکھیں ہمارے نہ صرف آپ نے تو یہ فلڈز کا تو گلوف کا تو دکھا دیا ہے، ہنزا میں جو برج تباہ ہوا ہے، لیکن اس وقت پنجاب اور سندھ میں جو ہماری ویٹ کراپس ہیں، گندم، ان کو بھی اثر پڑا ہے. بلوچستان میں فروٹ کے کراپس برباد ہو گئے ہیں. لائف سٹاک پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. اور چونکہ مارچ اپریل میں یہ گرمی جو ہے ذرا چونکہ اتنی شدید تھی، لوگوں نے اپنے ایئر کنڈیشنرز اور پنکھے لگانے شروع کر دیے، اس سے لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی. تو یہ بہت بڑا ملٹی فیسٹڈ پرابلم ہے اور ہم صرف 1 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہیں. اس وقت یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ ہم 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ گلوبل وارمنگ اسی دہائی کے اندر پوری کر لیں گے، اور اگر گرین ہاؤس گیسز پہ قابو نہیں کر سکتے تو پھر 2 ڈگری کی بھی وارمنگ ہم 2050 2060 تک دیکھ سکتے ہیں. رافع، یہ تو ایک سائیڈ ہو گئی جس طرح سے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ تو ایک وہ ہے مسئلہ جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آف کورس ملٹیپل ٹائمز ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں. سولوشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا حکومتیں ہی اس معاملے کی ذمہ دار ہیں یا انہی کے پاس کوئی سولوشن ہے، یا معاشرے کی سطح پہ بھی کوئی دوسرے اقدامات ضروری ہیں؟ دیکھیں، گرین ہاؤس گیسز کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا if we want to save humanity. دیکھیں 1 ڈگری سینٹی گریڈ پہ کروڑوں لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ان ہیٹ ویوز پہ ایٹ رسک آ چکی ہے، اور یہ جو ہے this is the coolest summer for the rest of your life. آگے ہیٹ ویوز زیادہ ہوں گے. ہمارے جو گرمی کا موسم ہے 8-9 مہینوں کا ہو جائے گا. یہ برسات جو ہیں افیکٹ ہوں گے. تو اس سے دیکھیں only going to be destruction جب تک کہ حکومتیں گرین ہاؤس گیسز کی ایلیمینیشن کی طرف نہ آئیں اور ان کارپوریشنز پہ پابندیاں نہ لگائیں جو کہ یہ گرین ہاؤس گیسز اور پیٹرولیم کا کاروبار کرتی ہیں، اس وقت تک یہ بربادی ہم دیکھتے رہیں گے. بہت شکریہ رافع عالم ہمیں لاہور سے جوائن کرنے کا اور اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. شکریہ. پاکستان میں تاجر برادری ابھی کرونا لاک ڈاؤنز کے اثرات سے باہر نہیں آ پائی تھی کہ سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی کی کیفیت نے معیشت اور تجارت کے لیے ایک اور چیلنج کھڑا کیا. اسٹاک مارکیٹ ہو یا منی مارکیٹ، دونوں ہی اس صورتحال سے اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں. بظاہر تو عوام روزمرہ کی اشیاء سے لے کر دیگر ضروریات کی زندگی کی اشیاء جو ہیں وہ خرید رہے ہیں، لیکن عوام اور تاجروں میں غیر یقینی کی کیفیت بہرحال ابھی تک موجود ہے. لاہور سے دیکھتے ہیں سمن خان کی رپورٹ.
ماہرین کہتے ہیں کہ مضبوط معیشت کے بغیر سیاست پروان نہیں چڑھ سکتی اور سیاست کے بغیر معاشی سمت کا تعین ممکن نہیں، اور پاکستان میں ان دنوں سیاست اور معیشت دونوں ہی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں اور ہر طرف مہنگائی کا شور ہے۔ عام لوگوں کے نزدیک مہنگائی کیا ہے انہی سے جانتے ہیں۔ اس گورنمنٹ کی طرف سے بھی فی الحال اب مہنگائی کو کنٹرول تو وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم لوگ تو آتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں، جیسے جیسے چیزیں بڑھتی ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ گرمیوں میں 8-10 سوٹ لینے ہوں تو 5-5 ہزار میں کیسے لیں؟ گھر کا خرچہ کریں، بچوں کو بنائیں، کیا کریں؟ ہر چیز پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزوں پہ، کپڑے پہ، دھاگے پہ، لانے میں لے جانے میں، ہر چیز پہ ٹیکس ہے۔ پیچھے سے لینے جاتے ہیں تو وہ مہنگی ہوتی ہے اور ہم پھر ظاہری بات ہے اسے مہنگا سیل کرتے ہیں، پھر کسٹمر بھی کہتا ہے بھائی یہ چیز مہنگی ہے۔ جبکہ بعض افراد کا ماننا ہے کہ مہنگائی کی وجہ طرز زندگی میں تبدیلی اور خواہشات کی زیادتی ہے۔ صابن علیحدہ ہے، فیس واش علیحدہ ہے، جوتے ادھر علیحدہ ہے، مرگ پہ علیحدہ جانا ہے، فلانی کی شاپنگ علیحدہ کرنی ہے۔ کچھ چیزیں ہم نے اپنی جو اوقات سے بڑھ کر چیزیں خود اپنے سر پہ چھا لی ہے۔ پہلے ایک لباس میں سب کچھ تھا، اب ہر جگہ علیحدہ لباس لینے پڑ لیتے ہیں اور آمدن کم ہے اور اخراجات مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس میں نہ وزیر اعظم کا قصور ہے، نہ ہماری عوام کا قصور ہے، نہ ہماری کوئی اور چیزوں کا قصور ہے۔ قصور زیادہ تر ہمارا اپنا ہی ہے۔ ایک اکانومی کلاس کے بھی کہے کہ بھئی میں نے بھی گاڑی میں پھرنا ہے اور میں نے بھی ہائی فائی پھرنا ہے، تو پھر اس طرح تو گزارا نہیں ہوگا، پھر وہ تو مہنگائی کا ہی رونا روئے گا۔ لیکن ماہرین معاشیات کا ماننا ہے کہ حکومت مضبوط ہو تو معیشت میں استحکام آتا ہے، جبکہ سیاسی عدم استحکام کی صورت معیشت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ حکومت مضبوط نظر آتی ہے اس دن ڈالر نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، حکومت جلدی ذرا سی ویک نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، 3-4 روپیہ اور پاکستانی روپیہ نیچے گر جاتا ہے۔ تقریباً یہ جو پچھلے دنوں میں انسٹیبلٹی چل رہی تھی، عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی اور شہباز شریف صاحب کی آئی، تو ان صرف 15 دنوں میں ہمیں تقریباً $500 ملین کا نقصان ہوا ہے پاکستانی معیشت کو۔ پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ لوگوں کے پاس کتنی قوت خرید ہے۔ ان امپلائمنٹ ریٹ 7% پہ ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 10% GDP کا آ گیا ہے، آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 20% پہ آیا ہوا ہے، آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 50% پہ آیا ہوا ہے، آپ کا ڈیٹ جو ہے وہ 80% پہ آیا ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق سیاستدانوں کے رویے ملک کے حقیقی حالات کی عکاسی نہیں کرتے، جس سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ IMF کے کوئی ریزیڈنٹ مجھے ملے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی کڑی شرطیں کیوں لگاتے ہیں، تو اس کا ہنس کے جواب مجھے یہ تھا کہ جس کمرے میں وہ ہمیں بٹھاتے ہیں وہاں 3 کروڑ کا شینڈلر لگا ہوا ہے، جو ہمیں تحفے دیتے ہیں وہ 10-10 ہزار روپے کے کارپیٹس ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہیں ہم غریب ملک کے لوگ ہیں ہمیں قرضہ دو، تو پھر ہم شرطیں نہ لگائیں تو اور کیا لگائیں۔ بزنس کمیونٹی طویل مدتی منصوبوں کو مسائل کا حل سمجھتی ہے۔ امپورٹ آف لگژری پروڈکٹس ہیں، ان کو تو بالکل پاکستان کو اگلے 5 سال کے لیے بین کر دینا چاہیے۔ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے جوسز، ٹمیٹو کیچپس، چیز، چاکلیٹس، پاکستان متحمل نہیں ہے اس ٹائپ کی لگژریز کا۔ خواہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی پابندی ہونی چاہیے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کا ہو، جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔ اکثر جو یہاں بچے ہیں نا وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔ آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔ ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔ میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبران جھا، عمر فاروق، چترا ڈار، گیتی آرانی، مرتضیٰ زہری۔ نیو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ پچھلے کچھ سالوں سے دنیا بھر میں الیکٹرک گاڑیاں کافی عام ہو رہی ہیں۔ ان گاڑیوں میں ایک اہم چیز ان کو ایندھن فراہم کرنے والی بیٹریز ہوتی ہیں۔ سالوں پہلے امریکی ریاست الینوائے کے شہر شکاگو کے پاس ایک لیبارٹری میں لیتھیم ایون بیٹریز کی کارکردگی کو بہتر بنانے پر کام شروع ہوا۔ آج آپ کو لیے چلتے ہیں آرگون نیشنل لیبارٹری، جہاں اس سلسلے میں ہونے والی نئی ڈیولپمنٹس اور مستقبل کی گاڑیوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے۔
बहुत सी केमिस्ट्री जो आइंदा कारों में आप देखेंगे वो जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में तैयार की गई हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा आर्गोन नेशनल लेबॉर्ट्री में तैयार किया जा रहा है। फोर्ड मस्टैंग मार्क ई जैसी मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक कार और स्पोर्ट्स यूटिलिटी क्रॉस ओवर के लिथियम आयन बैटरीज निज़ाम में इस्तेमाल होने वाली कई अज्जा आर्गन में डॉन हिलेब्रैंड और उनकी टीम के बनाए हुए सिस्टम से लिए गए, जिन पर उन्होंने कई अशरों तक काम किया था। हमने इसमें कुछ बुनियादी तब्दीलियां की और इसके बाद इनमें से कुछ को इसे बनाने के तरीके तैयार करने के लिए प्रोसेस भी किया। हिलेब्रैंड कहते हैं कि उन्हें हैरत नहीं हुई कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी या ईवी टेक्नोलॉजी के आगाज में इतनी देर लगी। पेट्रोल की कीमतें हमारे लिए इसका तयन करती हैं कि सार्फिन की पसंद और सार्फिन की तरजीहात में से किसे चुनना है। इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजीज और इलेक्ट्रिक के दरमियान मुकाबला है। लेकिन अब जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर आ गया है, नए चैलेंजेस भी दरपेश हैं, जिनमें नई बैटरियों की बढ़ती हुई तलब शामिल है और उनमें इस्तेमाल होने वाले वसाइल के लिए मुकाबला भी। ये बैटरियां जिनकी ज़रूरत अंदाजे के मुताबिक हमें इस इलेक्ट्रिक गाड़ी की तमाम ट्रांसपोर्टेशन में पड़ेगी, उनका इन्हसार हमारे मटेरियल की मिकदार पर है और हमें हकीकत में अपने पास मौजूद वसाइल की हिफाजत करनी होगी। हम उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहते। जेफ स्पेंगनबर्गर रिकॉल सेंटर के डायरेक्टर हैं, जो आर्गन में एक और शोबा है जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में नई इख्तराआत कर रहा है। इस मरकज का हदफ बैटरी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की लागत को बेहतर बनाना है। खाम माल का दोबारा इस्तेमाल कुदरती माहौल से लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट और मैंगनीज जैसे वसाइल को निकालने की जरूरत को कम करता है। ये बहुत अहम है कि एक मर्तबा जमीन से वसाइल निकाल कर बैटरी तैयार करने के बाद हम इसे बैटरीज के इस्तेमाल के लिए ही रखें। हमें इसके लिए जमीन को मजीद खोदना ना पड़े। बैटरी की तैयारी के लिए इसके खाम माल को रिसाइकल शुदा मादे से बनाना बिलाखर सस्ता पड़ेगा। जेफ स्पेंगनबर्गर का कहना है कि फिल वक्त ऐसी गाड़ियां ज्यादा नहीं हैं जिनके बैटरी के अज्जा खत्म होने के करीब हैं, लेकिन ये सूरत हाल तब्दील होने वाली है। इनकी फरोख्त में ड्रामाई इजाफा हो रहा है और 2020 के वस्त से सन 2030 तक हमें ताहयात बरकरार रहने वाली लाखों टन बैटरीज मिल सकेंगी। इसीलिए आर्गन रिकॉल सेंटर में उनकी टीम दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के अमल को मजीद तेज करने पर काम कर रही है। ये एक बहुत बड़ा मौका है कि अखराजात कम करने के लिए उन्हें रिसाइकल के अमल को बेहतर बनाया जाए। जब मटेरियल की बुनियादी इजाद की बात होती है तो हम कहीं ज्यादा आगे हैं। लेकिन अमेरिका बिजली से चलने वाली मुसाफिर बरदार गाड़ियों की फरोख्त में चीन से पीछे है, जिसके न्यू व्हीकल एनर्जी के 400 से ज्यादा रजिस्टर्ड ब्रांड हैं। डॉन हिलेब्रैंड का कहना है कि आर्गन के रिकॉल सेंटर और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में होने वाली ये इख्तराआत गाड़ियों की आलमी सनत के दरमियान तेजी से बढ़ने वाले मुकाबले में गाड़ियां बनाने वाली अमरीकी कंपनियों को फायदा पहुंचाएंगी। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि हुकूमत और सनत किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं और बड़े मसाइल हल कर सकते हैं। मुसाफकत के ऐसे मसाइल जिनका हर एक कोई हल चाहता है और ऐसी टेक्नोलॉजी का हुसूल जो दुनिया को एक बेहतर जगह बना सके, ये सब मिलकर काम करने की एक शानदार मिसाल है। कैन फायरबॉ के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। गाड़ियां सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन में ऐड करती हैं और ग्रीन हाउस इमिशन की जब हम बात करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए राफ़े आलम से जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो उनका भी यही ख्याल था कि जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर ऐड हो रहा है, हीट वेव पाकिस्तान में और इंडिया में और पूरी दुनिया में शायद हम मुख्तलिफ खित्तों में उसकी वजह से फेस कर रहे हैं, शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उसका एक बेहतर सोल्यूशन हो सकता है। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।